हाँ जी। नमस्ते आप सभी को। कल हम सभी ने ग्रहों के स्टार के बारे में जाना। ठीक है। स्टार क्या होता है, राशि चक्कर में राशियों को डिवाइड करते हैं। उसी में फिर हम 27 नक्षत्रों को डिवाइड कर देते हैं। प्लैनेट जिस ग्रह के नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र के स्वामी को ग्रह का नक्षत्र स्वामी कहते हैं। ये सरल स्टार की डेफिनेशन। ठीक है। आज हम स्टार का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है। अभी तक हमने सब लोड वाले मेथड को नहीं पढ़ा, आगे सब लोड पढ़े। ठीक। केपी को हम स्टेलर मेथड भी कहते हैं। स्टेलर मतलब जो स्टार और नक्षत्रों को स्टेलर कहते हैं। ठीक है। स्टेलर मतलब जो नक्षत्र के बेसिस पर चलने वाला मेथड है। ठीक है। तो केपी में ये नियम है कि प्लैनेट जो है वो अपने साथ साथ अपने नक्षत्र का रिजल्ट भी आपको देता है। ठीक है। नक्षत्र का रिजल्ट भी देता है और अपने से स्ट्रोंग नक्षत्र का रिजल्ट देता है। ये नियम है। ठीक है। अपना फल भी देगा और अपने नक्षत्र का फल भी देगा, परंतु अपने से स्ट्रोंग अपने नक्षत्र का फल देगा। ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, प्लेनेट का अपना फल निकालना समझते हैं। अपना फल कैसे मिलेगा, फिर नक्षत्र पर मूव करेंगे। तो हमने ये जाना है कि ग्रह है और हर एक ग्रहों की राशियां हैं। ठीक है। ग्रह भी है, ग्रह की राशियां भी है। राशियां आप सभी को पता है, कल हमने पढ़ा था राशि लोड कंसेप्ट। ठीक है। हम ये कहाँ से निकालेंगे, हम केपी चार्ट पर काम करेंगे, लगन चार्ट पर हम काम नहीं करेंगे। लगन चार्ट का आपसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। हमें प्लेनेट कहाँ का रिजल्ट देगा ये देखना है। तो प्लेनेट खुद जिस हाउस में बैठा होगा, एक तो वहां का रिजल्ट आपको देता है। फिर उस प्लैनेट की राशि जिस घर में होगी, वो प्लैनेट वहां का रिजल्ट भी आपको देगा। ठीक है। मान लीजिए सूर्य आपका बैठा है 9th हाउस में, तो सूर्य 9 का फल भी देगा। और सूर्य की सिंह राशि जिस भी घर में चली गई, सूर्य उस घर का आपको फल भी देगा। ठीक है। इसे हम दो तरीके से कहते हैं। पहला कहते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब वो जिस घर में बैठा होगा वो प्लेसमेंट हो गई। और दूसरा उसका आता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब वो कहाँ का मालिक है या उसकी राशि कहाँ पर है। तो जहां पर उसकी राशि चली जाएगी वो उसका ओनरशिप हो जाए। ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल से वो समझाता हूँ। यही दो रिजल्ट हम लेंगे। अभी हम प्लेनेट को समझ के स्टार को ऐड नहीं कर रहे। तो ग्रह जिस भाव में होगा, पहला। दूसरा, ग्रह की राशि जिस भाव में होगी। ठीक है। ये हम एक चार्ट की एग्जांपल ले रहे हैं। इस सेम चार्ट का स्क्रीनशॉट मैं आपके ग्रुप में शेयर करूँ। आपने चार्ट बनाना है केपी वाला। उसके बाद सभी ग्रहों के ऐसे नाम एक साइड लिख लेने हमने। ठीक है। फिर हमने दो कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जिसमें ग्रह किस घर में है वो, दूसरा कॉलम ग्रह की राशि किस घर में है वो। ठीक है ना। ग्रहों के नाम लिखने हैं हमने। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सूर्य कहाँ पर है, चंद्र कहाँ पर है, मंगल कहाँ पर है, वो लिखते हैं पहले। पहली लाइन फिल करते हैं। इसी चार्ट को देखकर फिल करेंगे, सूर्य कहाँ पर, 12वें घर में, तो यहाँ 12 आ जाएगा। चंद्र कहाँ पर है, 2 में, 2 आ जाएगा। ठीक है। साथ वाले चार्ट, आप ये चार्ट मत बनाओ पर ये टेबल अभी बना लो मेरे साथ साथ। तो मैं पहली लाइन फिल करता हूँ। सन किस घर में, हाउस नंबर 12। मून किस घर में, हाउस नंबर 2। मंगल किस घर में, हाउस नंबर 1। मरकरी किस घर में, हाउस नंबर 1। युपिटर किस घर में, हाउस नंबर 9। वीनस किस घर में, हाउस नंबर 11। शनि किस घर में, हाउस नंबर 5। राहु किस घर में, हाउस नंबर 4।
केतु किस घर में, हाउस नंबर 10। ठीक है ना, पहली लाइन आ गई, सिंपल है। इतना तो सभी को पता है ना, ये घर क्या है कुंडली में, ये तो बेसिक पॉइंट है ना। घर है, घर में नंबर लिखे, वो राशि क्या है, वो तो बेसिक पॉइंट, वो आपको पता ही है। ठीक है, ये पहली लाइन हमने ऐसे फिल कर। अब दूसरी लाइन फिल करना सीखते हैं। दूसरी लाइन के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस ग्रह की कौन कौन सी राशियां होती हैं। मंगल की राशि कौन कौन सी होती है? मंगल की राशि 1 और 8। शुक्र की राशि 2 और 7। बुध की राशि 3 और 6। सूर्य की राशि 5। चंद्र की राशि 4। बृहस्पति की राशि 9 12। शनि की राशि 10 और 11। ठीक है, अब लाइन आपने आगे लिखी है, ग्रह की राशि किस घर में है। दूसरी लाइन में आपने ये लिखा है, प्लैनेट की राशि की प्लेसमेंट, ग्रह की राशि जिस भाव में हो। तो ये सूर्य की राशि 5 नंबर की है। 5 नंबर की राशि कौन से घर में है? 11वें घर में। यहाँ पर 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चंद्र आ गया। चंद्र की राशि 4 नंबर। 4 नंबर की राशि कौन से घर में? 10 में, तो 10 आ जाएगा यहाँ। चंद्र के, अब मंगल, मंगल की दो राशि, एक भी है 8 भी है, दोनों देखनी है। 1 नंबर की राशि 7th हाउस में है, तो 7 आ जाएगा। 8 नंबर की राशि सेकंड हाउस में है, तो सेकंड आ जाएगा। फिर मरकरी, मरकरी की राशि 3 और 6। 3 नंबर की राशि कहाँ पर है? 9th हाउस में, तो 9 आ गया। 6 नंबर की राशि 12 में, 12 आ जाएगा। फिर बृहस्पति, बृहस्पति की राशि 9 और 12। 9 नंबर की राशि 3 में, 3 आ गया। और 12 नंबर की राशि है आपकी छठे घर में, तो 6 आ गया। शुक्र, शुक्र की राशि 2 और 7। 2 नंबर की राशि 8th हाउस में, तो 8 आ गया। 7 नंबर की राशि आपकी पहले घर में, तो 1 आ गया। शनि, शनि की राशि 10 और 11। 10 नंबर की राशि 4th हाउस में, तो 4 आ गया। 11 नंबर की राशि 5th हाउस में, तो 5 आ गया। राहु केतु की कोई भी राशि नहीं है, उनके ये वाली लाइन हम खाली छोड़ देंगे। क्लियर, इतना सिंपल है, भर लेंगे। केपी में हम दृष्टि नहीं लेते। ठीक है, अब इसे ही इकट्ठा कर लेना है। सूर्य के आपने पहले क्या लिखा है? 12, फिर लिखा है 11, है ना। बैठा वो 12वें घर में है, राशि उसकी 11 में। इकट्ठा कैसे करेंगे? लिखेंगे सन इज इक्वल टू 12 और 11। पहले बैठा जहां पर है वो आएगा हमेशा। ठीक है, सारा ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। चंद्र में पहले 2 फिर 10। मंगल में पहले 1 फिर 7 फिर 2। बुध में 1 फिर 9 फिर 12। बृहस्पति 9 फिर 3 फिर 6। शुक्र 11 8 और 1। शनि 5 और 4, फिर से 5 है ना, तो 5 को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे, कॉमन निकालने। राहु अकेला 4 आएगा। केतु अकेला 10 आएगा। क्लियर यहाँ तक इतना? ये प्लैनेट का रिजल्ट हुआ, खुद का रिजल्ट है ये प्लैनेट का। सूर्य कौन कौन से घर का रिजल्ट देगा? 12 का देगा, 11 का देगा। चंद्र किसका देगा? 2 का देगा, 10 का देगा। मंगल किसका देगा? 1 का, 7 का, 2 का। बुध किसका? 1 9 12। बृहस्पति 9 3 6। शुक्र 1 8 11 8 1। शनि 5 और 4। राहु 4। केतु 10। ठीक है, सबसे पहले इतना काम करेंगे।
इतना काम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है इतना तो। 9 के 9 ग्रहों का जब आप सिंगल में ऐसे लिख लेंगे, फिर इसमें इसके, चंद्र का रिपीट करूं एक बार फिर से। चंद्र आप देखेंगे तो चंद्रमा है आपका सेकंड हाउस में, वो खुद है। और 10th हाउस में उसकी 4 नंबर की राशि है। तो चंद्र के आगे आएगा, यहाँ आएगा सेकंड। और 4 नंबर की राशि 10 में, ये आएगा 10। ठीक है। तो 2 और 10, ये चंद्र का पॉइंट बन जाएगा। ठीक है। कल हमने ये समझा था कि कई बार केपी चार्ट में एक राशि 2 घर में चली जाती है, कई बार मिसिंग होती है, तो उसे कैसे काउंट करेंगे एक बार इसी चार्ट को देखकर आपको समझा देता। मानकर चलो इसी चार्ट में 4 नंबर की राशि 2 जगह चली जाती, एक यहाँ भी चली जाती और मान लो यहाँ पर भी हो जाती। ऐसा हो सकता था। तो फिर चंद्र का कैसे लिखते, बैठा तो वो एक ही जगह पर है 2, पर उसकी 4 नंबर की राशि 10 में भी है 11 में भी है, तो यहाँ 10 भी आता, साथ में 11 भी आता। ठीक है ना। उल्टा भी हो सकता था ना, मान लो 4 नंबर की राशि होती ही ना, मान लो यहाँ पर भी 5 ही होता, 4 ना होती, तो चंद्र 2 में आना था, ये वाली लाइन खाली रहनी थी, अकेला चंद्र के आगे फिर 2 ही लिखते। यानी कि अगर उसकी राशि 2 जगह चलेगी, दोनों जगह एक जगह एक जगह। ठीक है। प्लेनेट के टेबल में केतु से स्टार्ट नहीं करेंगे, केतु से स्टार्ट कर सकते हो, जो आपका मन है जहां से मर्जी। एप्लीकेशन केतु से स्टार्ट नहीं ना करती, एप्लीकेशन सूर्य से स्टार्ट करती। तो जब आप एप्लीकेशन से उसे उठाएंगे तो फिर वो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि किसे पहले उठाना है किसे बाद में उठाना है। वैसे कहीं से भी काउंट कर लो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है। क्लियर इतना कर लेंगे, सभी को आते हैं तो बेस पॉइंट है। ठीक है। अब इसी में ही हम इसके स्टार के रिजल्ट को ऐड करेंगे। ठीक है। अगर ये पहली लाइन बनाई हुई होगी तो ही दूसरी लाइन आपसे बनेगी, नहीं तो दूसरी लाइन आपसे नहीं बनेगी। क्लियर पॉइंट इतना। अगर पहली बनी होगी तो दूसरी बनेगी, नहीं तो दूसरी लाइन आपसे नहीं बनेगी। हमने यहाँ सन का क्या लिखा, हमने सन का लिखा था, सन के आगे लिखा 12 फिर 11, ऐसे लिखा था। चंद्र के आगे आपने लिखा था 2 फिर 10, ये लिखा था। अब हमें क्या करना है, अब हम एप्लीकेशन से जाकर हमें पता लग जाएगा ना सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है और चंद्र का नक्षत्र स्वामी कौन है, वो तो एप्लीकेशन से पता लग जाएगा। दूसरी लाइन पर होगा। मान लो सूर्य का नक्षत्र स्वामी हो चंद्र और चंद्र का नक्षत्र स्वामी हो सूर्य, तो क्या करेंगे। हमने ये समझा है कि ग्रह अपना भी फल देगा, यानी कि सूर्य ये दोनों ग्रहों का भी फल देगा, साथ ही साथ सूर्य चंद्र का भी फल देगा ना, नक्षत्र का फल देगा। तो हम ये चंद्र वाले दोनों नंबर इसके आगे लिख लेंगे, यानी कि पहली लाइन ही उठाकर आगे आ जाएगी उसकी, और ये वाली लाइन उठाकर यहां पर लिख देंगे 12 और 10, आपकी लाइन पूरी बन जाएगी। आया पॉइंट समझ के, नहीं समझाया। पहले ग्रहों की पहली लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे, अकेले केले वाले की। फिर एप्लीकेशन पर जाएंगे, सारे ग्रह के नक्षत्र स्वामी लिखेंगे, फिर वो पहली वाली लाइन ही उठकर उसके आगे आगे आ जाएगी। क्लियर पॉइंट इतना, करें एक बार इसकी प्रैक्टिस करूंगा आपको। ठीक है। ये देखो ना एक बार, ये चार्ट एक मैनुअली करना और एक ये दोनों मैनुअली कर लेना। ये देखो, इसमें आप पहले ये वाली लाइन हम मैनुअली करेंगे ना, पहली वाली लाइन हम मैनुअली करेंगे, करूँ मैं। पहली कर लेता हूँ आपके सामने, आपको समझ आ जाएगा। बाद में जब आप वीडियो देखोगे तो यहाँ पर रोक कर ये चार्ट बनाकर फिर कर लेना। ठीक है ना। चलो, कितना टाइम लगता है प्लैनेट सिग्निफिकेशन में। मुझे लगता है 3 से 4 मिनट, अगर मैं आपको ना बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेंगे पूरा निकालने। ठीक है। तो सूर्य का
सूर्य आपका कुंडली में बैठा हुआ 5वें घर में और उसकी 5 नंबर की राशि है 8वें घर। चंद्र, चंद्र आपका दूसरे घर में, चंद्र की 4 नंबर की राशि 7वें घर। मंगल, मंगल आपका 9 में, मंगल की 1 नंबर की राशि 4, 8 नंबर की राशि 11। मरकरी, मरकरी हाउस नंबर 5, 3 नंबर की राशि 6 और 6 नंबर की राशि 9। बृहस्पति, बृहस्पति हाउस नंबर 11, 9 नंबर की राशि 12th हाउस और 12 नंबर की राशि तीसरे घर। शुक्र, शुक्र आपका हाउस नंबर 5, शुक्र की 2 नंबर की राशि 5 में ही है तो 5 को 2 बार नहीं लिखेंगे। शुक्र की 7 नंबर की राशि 10। शनि, शनि हाउस नंबर 9, 10 नंबर की राशि 1, 11 नंबर की राशि 2। राहु, राहु आपका हाउस नंबर 4 में, राहु की राशि कोई नहीं होती। केतु हाउस नंबर 10 में। क्लियर इतना? ये पहला कॉलम हमने भरा है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट कॉलम भर ली। अब यहाँ लिखने हैं प्लेनेट के स्टार लॉर्ड। तो सेकंड कॉलम होता है ना स्टार लॉर्ड का, यहां से देखकर ये कर लेंगे। पहले नाम लिखेंगे। तो सूर्य का नक्षत्र स्वामी राहु है, चंद्र का नक्षत्र स्वामी है शनि, मंगल का नक्षत्र स्वामी राहु, मरकरी का नक्षत्र स्वामी मंगल, बृहस्पति नक्षत्र स्वामी शुक्र, शुक्र नक्षत्र स्वामी राहु, शनि नक्षत्र स्वामी भी राहु, राहु नक्षत्र स्वामी चंद्र और केतु नक्षत्र स्वामी है शनि। ठीक है, ये पूरी लाइन यहाँ पर थी। सूर्य का नक्षत्र स्वामी राहु, चंद्र का नक्षत्र स्वामी शनि, मंगल का नक्षत्र स्वामी राहु, मरकरी का नक्षत्र स्वामी मंगल, बृहस्पति नक्षत्र स्वामी शुक्र, शुक्र का नक्षत्र स्वामी है राहु, शनि का नक्षत्र स्वामी भी राहु, राहु का नक्षत्र स्वामी चंद्र, केतु का नक्षत्र स्वामी शनि। ठीक है ना? अगर हमने पहली लाइन भरी होगी तो फिर आपको दूसरी लाइन में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी? ये राहु लिखा है ना, अब यही राहु का 4 नंबर इसके सामने लिख देंगे। ये शनि है, शनि के 9 1 2 यहाँ लिख देंगे। राहु का फिर यानी कि यही लाइन उठाकर उसके सामने सामने आ जाएगी। ठीक है, राहु, तो राहु के आगे 4 आ गया। शनि, शनि के आगे आ गया 9 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। फिर से राहु, 4 आ गया। फिर मंगल, 9 आ गया, 4 आ गया, 11 आ गया। शुक्र, शुक्र में आ गया 5 और 10। फिर राहु, 4 आ गया। फिर से राहु, 4 आ गया। फिर चंद्र, 2 आ गया, 7 आ गया। फिर शनि, शनि के आगे आ गया 9 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। क्लियर इतना माइंड? ठीक है। तो क्या करा हमने? हमने पहले अकेले अकेले ग्रह का निकाला, उसके बाद हमने उस प्लेनेट का स्टार लोड लिखा, हमने उसके आगे उसका नंबर लिख दिया। सरल, हमने पॉइंट जान समझ लिया। ठीक है। अब इसे लास्ट में इकट्ठा करते हैं। आपने पॉइंट क्या लिखा था? पॉइंट आपने ये लिखा था कि प्लैनेट अपने से ज्यादा अपने नक्षत्र का रिजल्ट देता है। यानी कि सूर्य के आगे हमने लिखा है 5 और 8, और सूर्य का नक्षत्र लो राहु के आगे लिखा है 4। यानी कि सूर्य 5 8 से ज्यादा 4 का रिजल्ट देगा। ये आपकी लाइन है, ऐसे ही है। तो अब हम सूर्य की गिनती कैसे करते हैं? हम यहां पर लिखते हैं सूर्य, हम उसके नक्षत्र का नाम नहीं लिखेंगे पर नक्षत्र का नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 4 आगे आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया। आया समझ? नहीं समझ आया? इससे क्लियर हो गया ना कि सूर्य ने 4 का रिजल्ट पहले देना है, फिर 5 और 8 का रिजल्ट देगा। यानी कि नक्षत्र के नंबर को उठाकर आगे कर लेना
प्लैनेट के खुद के नंबर पीछे कर लेंगे, पर नक्षत्र का नाम नहीं लगाएंगे आगे। चंद्र, पहले 9, फिर 1, फिर 2, फिर से चंद्र का 2 और 7 है ना, तो सेकंड हाउस को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसे कॉमन कर लेना है। ऐसे मंगल, पहले 4 आ गया, फिर 9, 4 ऑलरेडी एडेड है तो 11 लिखेंगे। मरकरी, 9, 4, 11, फिर 5, 6, 9। मरकरी के बाद बृहस्पति, 5 और 10, फिर 11, 12, फिर 3। फिर शुक्र, शुक्र में पहले 4, फिर 5, फिर 10। शुक्र के बाद शनि, शनि में पहले 4, फिर 9, फिर 1, फिर 2। उसके बाद राहु, राहु में 2, फिर 7, फिर 4। फिर केतु, केतु में 9, 1, 2, फिर 10। क्लियर पॉइंट? कितने स्टेप लगे टोटल करते? 3 स्टेप तक ये पूरा काम हो गया। पहला स्टेप था अकेले 9 के 9 ग्रहों के निकालना, वही आपका काम है। उसके बाद उस प्लेनेट का नक्षत्र स्वामी लिखना है एप्लीकेशन से देकर, उसके आगे सेम पहले के नंबर वहां कर देने हैं। दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। एंड थर्ड स्टेप में ग्रह लिखा, ग्रह के नक्षत्र का नंबर पहले आएगा, उसके ये नंबर फिर बाद में आएंगे, तो आपका पॉइंट हो जाएगा। इस टॉपिक को क्या कहेंगे? इस टॉपिक को कहेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेशन। ग्रह ने कौन कौन से ग्रहों का रिजल्ट देना है, उसे हम प्लैनेट सिग्निफिकेशन कहेंगे। किसे कहेंगे? ये नहीं कहेंगे 5, 8 को, ये कहेंगे 4, 5, 8 को, यानी कि नक्षत्र के नंबर जोड़ कर ही कहेंगे। जब भी कभी मैं आपसे बात करूंगा कि ये वाले नंबर चाहिए, तो प्लैनेट में प्लैनेट के स्टार के नंबर ऐड होकर ही कहेंगे। ठीक है? अब हम बार बार स्टार का नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेशन का। तो सिग्निफिकेशन में स्टार ऑलरेडी ऐड होकर ही बनेगा। ग्रह का जब भी कभी समझना है, उसके स्टार को ऐड कर कर ही समझेंगे। ठीक है? अपनी महादशा में भी स्टार ऐड होगा, अंतर को समझेंगे हम तो भी स्टार ऐड होता है, हाउस के सब को समझने में ऐड होगा तो भी स्टार ऐड होगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम है किसी भी कुंडली को लेकर उस कुंडली में 9 ग्रहों की प्लैनेट सिग्निफिकेशन निकालना, फिर उस कुंडली को देखना शुरू करना। ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है? पहले पहली लाइन पूरी करेंगे ग्रहों की, ग्रह कहाँ बैठा है, उसकी राशि कहाँ पर है, उसके बाद नक्षत्र का नंबर लेकर आगे, इतने कैलकुलेशन होगी, फिर आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? आपके ग्रुप में मैं कुछ 2, 3 एग्जाम्पल के आपको चार्ट शेयर करूंगा। ठीक है? जिस पर केपी चार्ट बना हुआ होगा, साथ में सभी प्लैनेट का राशि और नक्षत्र लिखा होगा। ठीक है? आपने उन 4, 5 चार्ट की प्रैक्टिस कर लेनी है, निकाल लेने हैं मैन्युअली, फिर उन्हीं 4, 5 का रिजल्ट आपको डालकर आप उसी से वेरीफाई कर लेना। ठीक है? प्लैनेट सिग्निफिकेशन कोई भी आपका वेरीफाई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, एप्लीकेशन भी नहीं करेगी। आपको खुद से ही देखना आपने सही निकाला कि गलत निकाला है। तो कैसे देखना है? एक बार निकालने के बाद री वेरीफाई कर लेना। ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि मान लो कर्क राशि 2 जगह पर हो, आप एक ही जगह ले लें तो वो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है? थोड़ा सा ध्यान लगाओगे 1, 2 बार, तो फिर तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ से देखेंगे हम? केपी चार्ट से देखेंगे, लगन चार्ट का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है? अगर किसी ग्रह की राशि 2 जगह चली गई है तो दोनों जगह लिया जाएगा,
किसी की राशि मिसिंग है तो उस राशि को हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे, वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अभी तक आपका फिर ये काम है, कर कर रखेंगे इसे। ठीक है, चलो। चार्ट को देखने से पहले आपको ऐसा लेना ही लेना है। अभी शुरू में तो आप ऐसे लेंगे, 2-4 महीने इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको इस पर बड़ी अच्छी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप अकेले ग्रह को भी समझ सकते हो। फिर नो निकालने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, जैसे मान लो किसी की दशा चल रही है बृहस्पति की, तो बृहस्पति कहाँ बैठा है, कहाँ का लोड, उसके आगे वो नंबर लिख लो। उसका स्टार लोड कहाँ बैठा, कहाँ का लोड है, वो लिख लिया। स्टार के नंबर आगे बृहस्पति के पीछे, लिखने की भी जरूरत नहीं है। दिमाग में समझ तो आ ही गया ना, स्टार का पहले देगा, लिखने की जरूरत नहीं है, उसी से ही हो जाएगा। क्लियर पॉइंट इतना। केपी ने अपनी ओरिजिनल किताब में ऐसा लिखा है। उन्हें उसने लिखा है कि प्लैनेट, मान लो सन है, तो वो लिखेगा कि सन इन 9th हाउस, सन स्टार लोड मार्स इन 8th हाउस। उसने आगे पीछे कर कर नहीं लिखा। आगे ही लिखकर आपको बस ये समझा रहा हूँ ताकि आप शुरुआती दौर में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जब हम भी प्रैक्टिस करते हैं हम भी उसे आगे नहीं रखते, क्योंकि हमारे दिमाग में क्लियर है कि वो रिजल्ट उसने पहले ही देना है। ठीक है, अकेले ग्रह का मतलब जैसे मान लो यही है। ठीक है, इसमें अगर हमें अकेले किसी भी ग्रह का समझना है, मान लो आपको समझना हो इसमें चंद्र का समझना है, चंद्र समझना है। ठीक है, तो चंद्र पहले लिखेंगे। चंद्र कहाँ बैठा, उसकी राशि कहाँ पर है। तो चंद्र बैठा हुआ हाउस नंबर सेकंड, उसकी 4 नंबर की राशि साथ में करे, चंद्र का आ गया। चंद्र का नक्षत्र स्वामी कौन है, दूसरे नंबर पर होता है, शनि हो गया। शनि बैठा 9 में, ये आ गया। शनि की 10 नंबर की राशि एक में है, और 11 नंबर की राशि दो में से। सिंपल, यही आपको समझा देगा चंद्र के नंबर। आपको इतना पता है कि चंद्र ने ये वाले नंबर का रिजल्ट ज्यादा देना है, ये वाले का कम देना है। ठीक है, शुरुआती दौर में नहीं समझ आया तो हमने सीरियल बनाना सीख लिया, पहले 9, फिर 1, फिर 2, फिर 7 शुरू में। बाद में बनाने की सीरियल जरूरत नहीं है। क्लियर पॉइंट इतना। दिमागी समझ है कि स्टार का ज्यादा मिलेगा, उसका वीक मिलेगा। अभी मैंने आगे कराना आपको, और ठीक है, फिर लास्ट में लेता हूँ प्रश्न। अगर आपको प्लेनेट सिग्निफिकेशन आ गई तो लगभग आपको 70% केपी आ गई। ठीक है, जब भी कभी इस्तेमाल होगा तो सिग्निफिकेशन इस्तेमाल होगी, और तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। बाकी तो आपके पास रूल है, रूल तो आप लिख लोगे, वही बार 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 काम आएंगे। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। पहले ग्रह कहाँ बैठा, उसकी राशि कहाँ पर है, 9 ग्रहों का लिख लेंगे। उसके बाद तो कोई काम ही नहीं। 2 चार्ट मैंने आपके सामने भी लिए हैं, फिर से वीडियो देखना, उसे आराम से देखना। ठीक है, प्लेनेट की राशि कहाँ बैठी है केपी चार्ट से देखना है, राशि चार्ट का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है ना, जब कभी राशि चार्ट का काम होगा आपको बताऊंगा। मैं आपको वैसे एक चीज बताता हूँ, आपको वैसे चाहे गुस्सा लगेगा, मेरे से आगे आप चलोगे ना तो मैं तो आगे की प्रश्न आपके ले नहीं पाऊंगा। मैं तो ऐसे करता नहीं होता हरकत। मैं वही लूंगा जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता आज मैंने कितना पढ़ाना है, मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा। आप अपनी कंफ्यूजन फालतू की क्रिएट कर लोगे, और मैं उसे क्लैरिटी आपको दे ही नहीं पाऊंगा कि वो कैसे देना है। ठीक है, तो जितना मैं समझाऊँ आप बस उसी पॉइंट को फोकस रखिए। जो पॉइंट की जरूरत होगी मैं वो खुद ऐड करूंगा। अगर मैं ऐड नहीं करा, मान लो मैंने कुछ ऐड नहीं करा, तो मतलब उसका काम ही नहीं है। ऐसे समझिए। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि आपको हो सकता है मल्टीपल चीजें आती हो। मैं आपकी हर चीज का जवाब देने के लिए प्रतिबंध हुई नहीं। मैं सिर्फ अपना कंटेंट का आपको समझाने के जवाब देने के लिए हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ। आपको मेरे से भी ज्यादा आ सकती है, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है ना, चलो बढ़े फिर आगे। क्या होता है कई बार हम कोई चीज करते हैं, हमें लगता है हम इससे कुछ भी पूछ लेते हैं, तो मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं कुछ भी बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया जाता होता। हमने इतना ज्योतिष में काम करा है कि हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि सामने वाले का लेवल हमारे जितना है ही नहीं है। कई बार कोई बच्चा कह देता है कि हम उच्च नीच के ग्रह को लेते हैं कि नहीं लेते, हम केपी में तो नहीं लेते।
अब मैं उसे समझा ही नहीं सकता कि उच्च नीच के ग्रह को क्यों लेते। हमने ये समझा था कि सूर्य एक राशि में एक महीना तक रहता है, ठीक है। तो तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक हर साल सूर्य तुला में रहेगा। तो उस महीने जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबका सूर्य खराब तो नहीं लिया जा सकता ना, सबका तो नहीं। अब मैं उस ना समझ को क्या ही समझाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है कि हर किसी का मेंटली लेवल आपके जितना नहीं है। ठीक है ना, मोस्टली लोग तो उच्च नीच के अच्छे बुरे मानते ही हैं, पर मैं उसे उस पॉइंट को समझाते समझाते अपना मेंटली लेवल डिस्टर्ब करूंगा, और कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना। कई लोग आते हैं कहते हैं हमें ये ग्रहण का रिजल्ट मिलता है, वो ग्रहण का रिजल्ट मिलता रहे, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, हमारे लिए उसके लिए कोई लेना देना नहीं है। मार्केट में बहस करने का कोई भी मुद्दा नहीं है। केपी में आगे मैं बीटीआर आपको समझाऊंगा। अगर बीटीआर आपका 2 मिनट में भी समय अंतर हो जाए तो डेस्टिनी पूरी चेंज हो जाएगी। किसी के 7th हाउस सबलोड मान लो बुध है, और किसी के 7th हाउस सबलोड बुध के पहले आएगा शनि, आएगा बुध के बाद केतु आएगा। बुध दूसरी शादी देता है, शनि नहीं देता, केतु भी नहीं देता। अंतर हो गया कि नहीं, अंतर हो गया। मान लो 7:15 पर 7th हाउस अपलोड बुध है, 7:15 के बाद 16 पर ही मान लो केतु हो गया। तो केतु तो नहीं दे रहा है पर बुध दे रहा है। ठीक है। तो अब आप जो व्यक्ति लगन चार्ट देख रहा है आप उससे क्या ही बहस करोगे, क्योंकि लगन तो है ही 2 घंटे तक स्थिर है। मैं यहाँ 1 मिनट या 2 मिनट में अंतर लेकर चल रहा हूँ। वो लगन वाला कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूँ, तो करी जाए फिर, ठीक है, आपका तो उससे कोई लेना देना नहीं है, करी जाए। तो ये पॉइंट होता है कि हर किसी की जो समझने की लेवल है वो आप जितना नहीं हो सकता। किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। क्लियर, चलो। हमने अभी नक्षत्र का इस्तेमाल करा है। नक्षत्र में हमने हाउस का नक्षत्र तो इस्तेमाल नहीं करा, प्लैनेट का नक्षत्र इस्तेमाल करा है। क्लियर। तो प्लैनेट का नक्षत्र प्लैनेट सिग्निफिकेशन निकालने के लिए हुआ है। क्या रूल है प्लैनेट सिग्निफिकेशन में कि केपी इज ए स्टेलर मेथड। स्टेलर मतलब नक्षत्रों पर चलने वाला ज्योतिष का मेथड है। तो प्लैनेट अपना भी रिजल्ट देता, अपने स्टार का भी देता है, पर अपने से स्ट्रोंगली स्टार का देता है। ये आपको मैं आगे समझाऊंगा कि आप इसे कैसे समझोगे कि स्ट्रोंग क्या है, वीक क्या है, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है। एक प्लैनेट में मिक्स नंबर होते हैं। वही प्लैनेट शादी के अच्छे नंबर भी दे सकता है, खराब भी दे सकता है। हमें ये समझना है कि स्ट्रोंग उसमें क्या है। क्लियर पॉइंट इतना। चलो, अब सब लोड समझे क्या है। ठीक है। इस पॉइंट को आपने मिक्स नहीं करना। तो हमने प्लेनेट का ही स्टार समझा, हाउस का स्टार हमने नहीं समझा। क्लियर है ना। चलो, और केपी चार्ट हमने क्यों समझा, प्लेनेट सिग्निफिकेशन निकालने के लिए आपने केपी चार्ट समझा। चलो, अब सब लोड क्या होता है। ठीक है। तो केपी में सब लोड बेसिकली क्या है। कल हमने नक्षत्र समझा था कि हर एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है। ठीक है। वैदिक में नक्षत्रों को ना 4 भागों में डिवाइड कर कर उसके 4 चरण बनाते हैं। चरण या उसे पद भी कहते हैं। पर केपी में हम उसके चरण में नहीं जाते। ठीक है, चरण एक अलग पॉइंट है। ठीक है। हम क्या करते हैं, केपी में एक नक्षत्र को 9 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। एक एप्पल है, आप उसे 9 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो उसके जो 9 भाग है उसे हम ग्रहों का ही नाम दे देंगे, अलग नाम उसका नहीं रखेंगे। जैसे राशि के नाम है ना, मेष है, वृष है, मिथुन है। नक्षत्र के भी नाम है, अश्विनी, भरणी, कृतिका। लेकिन उप नक्षत्र के कोई स्पेशल नाम नहीं है। 9 है तो 9 को 9 ग्रहों का ही नाम दे दिया गया। क्लियर इतना पाए। ठीक है। हर एक नक्षत्र में 9 9 होंगे। अब साइकिल आपका वही है, केशर चमरा गुशबू वाला। जिस ग्रह का नक्षत्र है उस ग्रह में पहला सब लोड उसी का ही होगा। ठीक है। बाकी साइकिल केशर चमरा खुशबू वाला रिपीट होगा। जैसे सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी है ना, तो वो केतु का है। उसमें सबसे पहला सब लोड केतु का आएगा, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। दूसरा नक्षत्र बुध का है।
उसमें पहला उपनक्षत्र, दूसरा नक्षत्र शुक्र का है, बुध का नहीं है, ठीक है। दूसरा नक्षत्र शुक्र का है, उसमें पहला उपनक्षत्र शुक्र का ही आएगा। फिर शुक्र के बाद सूर्य, वो पूरी की पूरी लाइन आपकी नीचे को रिपीट हो जाएगी। क्लियर इतना? देखें इसे एक बार। 1 to 249 के टेबल में हमने राशि वाला पॉइंट भी समझ लिया था, हमने उसमें नक्षत्र वाली लाइन भी समझी थी, सब वाली लाइन नहीं समझी थी। ठीक है, वो अभी आपको समझाएंगे। यहां तक हमने कल समझा था ना, ये राशि थी और एक राशि में यहां तक एक नक्षत्र आ गया केतु का। अब इसमें देखो कितने सब लोड आएंगे, 9 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर पॉइंट? केतु में तो पहला केतु आया ना, बाकी नीचे से शुरू हुआ। दूसरा नक्षत्र शुक्र का, तो शुक्र में पहले शुक्र आ गया, फिर शुक्र के नीचे सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर राहु, फिर बृहस्पति, फिर शनि, बुध, लास्ट। तीसरा नक्षत्र सूर्य का, तो पहला सूर्य से शुरू हुआ, फिर वो केशर चमरा गुश्बू का साइकिल क्लियर हो गया। अगर हमें केशर चमरा गुश्बू वाला साइकिल क्लियर होगा तो वो मदद क्या करेगा, देखो। अगर मैं कहूं, अगर अभी मान लो सब लोड चंद्र का है, क्लियर है ना, जैसे यहाँ सब लोड चंद्र का है, तो आपको बिना टेबल देखे पता कि उसके पहले सूर्य आएगा, बाद में मंगल आएगा। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि यही टेबल आपका रिपीट होगा। ठीक है, तो ये टेबल एक हमें याद होगा तो वो मल्टीपल चीजों में आपको क्लैरिटी देगा। कितने का टेबल है हमारा? टेबल है 1 to 249। 249 का है, ठीक है। परंतु नक्षत्र है 13। 13 नहीं, 27 नक्षत्र है। 27 में कितने सब हुए? हर एक नक्षत्र में 9 सब है ना। लिखो नीचे 27 मल्टीप्लाई 9, तो इजिकल टू बने 243। तो फिर तो सब 243 होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास तो 249 है। क्लियर? हमारे पास कितने हैं? 249 है। तो 249 कैसे है इसे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये समझिए, हमने क्या करा, हमने ये समझा कि एक नक्षत्र एक एप्पल की तरह है। आपने उस एप्पल के 9 भाग कर दिए। क्लियर? पूरा एप्पल है 13 डिग्री 20 मिनट का, लेकिन आपने वो 9 भाग जो करे हैं वो इक्वल नहीं करे। किसी का साइज छोटा कर दिया, किसी का साइज आपने बड़ा कर दिया, पर बाग आपने 9 ही करे हैं। ठीक है, ये छोटे बड़े बाग कैसे होते हैं? जिस प्लेनेट को महादशा में जितना बड़ा टाइम फ्रेम मिला होता है, उसका साइज उतना बड़ा हमारे पास आता है। महादशा साइकिल आपको मैं आगे समझाऊं। जैसे शुक्र की महादशा सबसे बड़ी 20 साल की है, तो शुक्र का जो सब लोड है उसका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, शुक्र के बाद महादशा उसके बाद सबसे छोटी महादशा सूर्य की है 6 साल की, उसका साइज सबसे छोटा होगा। यानी कि हर एक राशि 30-30 डिग्री की है, वो छोटी बड़ी नहीं है। हर एक नक्षत्र भी 13 डिग्री 20 मिनट का है, वो भी छोटा बड़ा नहीं है। परंतु उप नक्षत्र छोटे बड़े हैं, लेकिन सारे उप नक्षत्र डिवाइड 13 डिग्री 20 में ही है। यानी कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है। ठीक है, यहाँ कहीं हो, ये देखो, इसे कहते हैं स्पैन ऑफ सब। केतु का जो सब है वो 0 डिग्री 46 मिनट है, इसमें 1 डिग्री से भी छोटा है। शुक्र का जो सब है वो 2 डिग्री 13 मिनट है। सूर्य का 0 डिग्री 40, चंद्र का 1 डिग्री 6, सभी कैसे, पर है टोटल 13 डिग्री 20 में ही है।
ठीक है। अब समझें इसे कैसे बढ़ जाता है। बढ़ ये कैसे जाता है, जैसे एक नक्षत्र एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते, तीसरा पूरा नहीं आ पाता, तो वो क्या होता है, टूट कर आगे वाली राशि में चला जाता है ना। सेम कुछ पॉइंट पर जो सब है वो भी एक राशि में पूरा नहीं आ पाता, तो वो उससे टूटकर आगे वाली राशि में चला जाता है। यानी कि वो दोनों जगह अपना पॉइंट लेता है। समझे एक बार। अब लिखो, राहु के सब का साइज लिखो 2 डिग्री है। ठीक है, राहु सब साइज 2 डिग्री। ये है सबसे पहली आपकी एरीज राशि। एरीज राशि में देखो सबसे नीचे राहु का सब आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये वाली लाइन देखो, दिस लाइन। देखा, ये राहु का सब है ना। कितने से स्टार्ट हो रहा है, 29 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 तक, तो कितना आया राहु, 1 डिग्री लगा लो, मोटा मोटा एक ही आया ना इसमें, एक आ गया। तो पर राहु का सब तो 2 डिग्री का होता आया, वो एक ही डिग्री है, तो वो टूट कर दो जगह चला जाएगा। इसमें भी रहेगा और इसके आगे वाली में भी आएगा। क्लियर है। ये देखो अभी, यहां भी राहु का सब है, यहां पर भी राहु का सब है। यहां से शुरू हुआ 29 30 और ये गया एक, तेरा पूरा देखो 2 डिग्री का आ गया। अगर ना पूरा 2 डिग्री, पर दो राशियों में डिवाइड हो गया, यहां भी चला गया यहां भी चला। ठीक है। तो वैसे काउंटिंग करने से आपके पास सब बनते थे 243, लेकिन कुछ सब लोड क्या होते हैं, एक से दूसरे में डिवाइड हो जाते क्योंकि वो पूरे नहीं आ पाते, जिस वजह से हमारे पास काउंटिंग बनती है 249 की। क्लियर पॉइंट इतना। अब ये देखिएगा सीरीज में, ये सीरियल आ गई ना, ये नंबरिंग की सीरीज आ गई। ठीक है, ये पहला नंबर आ गई यहां से यहां, ये पूरे नंबर आपके पास होंगे 249। क्लियर है। समझ आया 1 to 249, टेबल समझ आया कि नहीं समझ आया। 1 to 249 टेबल क्या है, जिसमें हम केपी में राशि, नक्षत्र और उप नक्षत्र को डिवाइड कर देते हैं। जो एप्लीकेशन के आगे लिखा होगा राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र, वो यहीं से ही लेकर लिखते हैं। ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के करते समय करते होते हैं। क्लियर। आज वैसे यही समझाऊंगा। ठीक है। एक आपको वैसे छोटी सी पॉइंट समझाता हूँ। ज्योतिष में ना जितनी स्ट्रोंग आपकी कैलकुलेशन होती है, उतनी स्ट्रोंग आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशन से वीक हुए, फिर आप काम नहीं कर पाओगे। एक दिन में तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रोंग नहीं होगी, किसी की भी नहीं होती, पर धीरे 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 आपकी कैलकुलेशन स्ट्रोंग हो जानी चाहिए। जो आपका आज लेवल है अगले महीने चेंज होना चाहिए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उस लेवल में अंतर अपने आप ही आ जाना चाहिए। क्लियर पॉइंट इतना। ठीक है। मतलब कहने का कि हमें जो कैलकुलेशन है ना वो काफी जल्दी समझ में आ जानी चाहिए, कि कैलकुलेशन के पीछे बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या हो रही है। बाद में धीरे 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 तो आपको मल्टीपल चीजें क्लियर हो ही जाएंगी करने से। ठीक है, चलो। मेरी वैसे थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन ठीक है, इतनी खराब नहीं है। ठीक है। तो कैसे ठीक हुई है, जैसे आप प्लैनेट सिग्निफिकेशन मैंने अभी आपको मैनुअली निकालना समझाया है। ठीक है। मैं ही हूँ जो आपको मैनुअली निकालना समझा रहा हूँ, बाकी सारे के सारे लोग एप्लीकेशन से लेते हैं। एप्लीकेशन गलत प्लैनेट सिग्निफिकेशन लेती है, सही नहीं देती। ठीक है, सारी ही गलत देती, चाहे कोई पेड होगी चाहे फ्री होगी। हम शुरू में केपी की किताबों को पढ़ते थे, फिर हमने गुरुजी की किताबें पढ़ी। उन्होंने क्या करा है कि चार्ट की फोटो दी हुई है, बाकी ऐसे लिखा हुआ, तो हम वो चार्ट को मैनुअली सिग्निफिकेशन निकालते थे। तो उससे हमें वो आदत है वही पॉइंट लिखने की, तो वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। अब एक केपी में हमारे पास रूल आता है,
कि रेवती नक्षत्र अगर हमारा हो, आपको शादी में समझाऊंगा, वैसे मैं उसका मतलब समझाता हूँ, आपको कैलकुलेशन क्लियर होगी, ठीक है। वो लिखते हैं कि जो रेवती नक्षत्र है वो मल्टीपल इवेंट देने के लिए बनता है। जैसे कुछ लोगों की मल्टीपल शादी होती है, दो से अधिक, तीन चार ऐसे। अब रेवती ही क्यों लेते हैं, तो मल्टीपल लोगों को ये पॉइंट समझ नहीं आया था, ठीक है। मुझे पहले जैसे हमने पढ़ा था हमें तो ही समझ आ गया था, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ कि हमें इतनी जल्दी वो समझ कैसे आ गया। बुध के तीन नक्षत्र होते हैं ना, हर ग्रह के तीन तीन नक्षत्र होंगे। ये तीनों बुध के नक्षत्र है। अश्लेषा भी बुध का है, ज्येष्ठा भी बुध का है, रेवती भी बुध का है, ठीक है। तीनों बुध के। ये कल आपको मैंने समझाया था ना, 9, 18, 27 वाले। लेकिन ये तीनों अलग अलग राशियों में होंगे, सेम में नहीं होंगे, सेम में नहीं ना होंगे, ठीक है। और कल हमने ये समझा था ना कि बुध खुद भी द्विस्ववी ग्रह है, ठीक है। रेवती नक्षत्र एंड वाला है तो ये मीन राशि में जाता है, एंड में है ना, मीन में जाएगा। देख, बुध का नक्षत्र कहाँ कहाँ आएगा। पहला आपका बुध का नक्षत्र आता है कर्क राशि में, ठीक है। कर्क में आ गया बुध। फिर आपका बुध का नक्षत्र आता है वृश्चिक राशि में, ठीक है। वृश्चिक के बाद आएगा मीन राशि। यही तीन जगह आता है। कल हमने सभी राशियां पढ़ी थी ना, चर राशियां कौन सी होती हैं, स्थिर, कल या पहली क्लास में पढ़ी थी। कर्क राशि कौन सी होती है, कर्क राशि चर राशि होती है। वृश्चिक राशि कौन सी होती है, स्थिर राशि होती है। मीन राशि कौन सी होती है, द्विस्वभाव राशि होती है। तो मीन राशि भी द्विस्वभाव हो गई, बुध भी द्विस्वभाव हो गया। तो डबल इम्पैक्ट पड़ा ना द्विस्वभाव का। यहाँ तो डबल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो सिंपल सिंगल इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ भी डबल नहीं पड़ रहा है, यहाँ भी सिंगल पड़ रहा है। तो ये कैलकुलेशंस की खेल है। आपकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रोंग होगी, आपको चीजें उतनी जल्दी समझ आएंगी। ये समझ आने वाली बात वैसे नहीं है कि मुझे कोई इंट्यूशन से समझ आई है, इंट्यूशन इंट्यूशन कुछ नहीं है। बात सारी कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है, आप कितनी स्ट्रोंगली कैलकुलेशन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो चार्ट है, कोई भी चार्ट को अगर हमें पढ़ना भी हो नॉर्मली, ठीक है। अब मान कर चलो हमें इसी चार्ट को पढ़ना है, ठीक है। मान लो हम सूर्य को पढ़ रहे हैं। सूर्य का नक्षत्र स्वामी केतु, केतु आपका बैठा है यहाँ पर। तो मैं कहूंगा कि सूर्य सबसे ज्यादा तीसरे घर का रिजल्ट देगा। चाहे मैं सिग्निफिकेशन निकालूं चाहे ना निकालूं, मुझे चार्ट को देखते क्लियर हो गया ना। क्योंकि मुझे रूल याद है कि प्लैनेट अपने स्टार का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग देगा। सेम चंद्र, चंद्र नक्षत्र स्वामी बुध, बुध यहाँ बैठा है 5 में। क्लियर पॉइंट इतना। तो ये क्या है, कैलकुलेशन पर आप काम कर रहे हो। आपकी कैलकुलेशन जितनी स्ट्रोंग होगी आप उतनी स्ट्रोंग से चीजें निकालेंगे। नहीं तो फिर वो धीरे 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 पॉइंट नहीं निकलता होता। तो क्या होगा, आपको अभी तो आज कैलकुलेशन तो स्ट्रोंग नहीं होंगी, पर आपको ये विजन रखना है कि 1-2 महीने बाद ये कैलकुलेशन आपकी अपने आप ही स्ट्रोंग हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो जितने हम मल्टीपल आप चार्ट की प्रैक्टिस करेंगे, जो जो चार्ट मैं आपके साथ क्लास में करता हूँ, आपको बाद में वीडियो जब देखोगे वहां पर वीडियो को रोक कर उन चार्ट को अपने पेज पर लिखिए, और वो प्रैक्टिस करनी है आपको साथ साथ। क्लियर है ना। पूरे कोर्स में कम से कम मैं 15-20 एग्जाम्पल आपके साथ लेकर जाऊंगा।
आपको वो 15-20 एग्जाम्पल ही पूरी की पूरी लिख लेनी है, ठीक है ना, और वही आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रांग करेगी। अ, कल और परसों हम छुट्टी रखेंगे, वैसे हम सैटरडे ऑफ करते नहीं हैं, पर मुझे कल कहीं जाना है, ठीक है, तो हम सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे। प्लैनेट सिग्निफिकेशन का मैंने आपको काम दिया है, आपके ग्रुप में 3 एग्जाम्पल शेयर करेंगे, उसका निकाल कर रखना। आज या कल आपको शेयर कर देंगे, और फिर संडे को रिजल्ट भी उसका शेयर कर देंगे, तो मैच कर लेना। गलत हुआ हो तो फिर से चेक कर लेना आप में क्या गलती हुई होगी, ठीक है। पहले एक बार वीडियो देख लेना ये वाली अच्छे से, ठीक है। हाँ जी मैडम बताओ। अनम्यूट करो भाई। मैं अनम्यूट करना भूल जाती हूँ। मैं एक बात पूछना चाह रही थी, जैसे जब हम बात करते हैं कि सन एंड राहु, सन एंड केतु, अ, वैदिक में जब आप इन दोनों को कॉम्बिनेशन लेते हो तो ये कॉम्बिनेशन ना उतने अच्छे नहीं माने जाते। इट इज लाइक कि सन राहु थोड़ा उपहास का पात्र हम बनाता केतु में है। नहीं लेते, मित्रता शत्रुता नहीं लेते केतु। नहीं मतलब जैसे सपोज अगर सन का नक्षत्र लॉर्ड केतु है तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो प्लेनेट है, क्या वो जैसे वैदिक में बोलते हैं उस तरह से वर्क नहीं करते? हाँ वही वो मित्रता शत्रुता के नियम लेते हैं ना, कि सूर्य का वो राहु मित्र नहीं है, तो सूर्य के साथ राहु आ जाए तो वैदिक में सूर्य ग्रहण लेते। केपी में ऐसा ग्रहण प्लान कुछ ही लेते, केपू तो में तो। इसमें सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सब एक दूसरे के साथ मतलब ठीक रहते हैं, कोई ऐसे एनिमी फ्रेंड वाला कोई सीन नहीं होता? फ्रेंड एनमी का कोई भी सीन नहीं है। प्लेनेट जो है वो हाउस का रिजल्ट देगा, वो डिपेंड करता है उसका स्टार किस हाउस में है। है हम्म। ना, हम हाउस को अपने तरीके से समझते हैं ना। हम्म। मानकर चलो, सूर्य का स्टार लॉर्ड है राहु, वो हम्म। आपका बैठ जाए हाउस नंबर सेकंड में, तो वो पैसे के लिए आप उसे पॉजिटिव ही लेंगे। वही हम्म। आपका बैठ जाए हाउस नंबर 12 में, तो उसका कोई काम ही नहीं है पैसे के लिए, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर केपी में हम हाउसेस पर काम करते हैं, प्लेनेट पर हम काम नहीं करते। प्लेनेट की कुदरती जो कारक है उसका कोई आपसे लेना देना नहीं है। जैसे शुक्र है तो वो शादी के लिए ठीक है, खराब, आपको उसका लेना देना नहीं है। अगर शुक्र शादी के नेगेटिव ग्रहों का रिजल्ट देगा तो आप उसे नेगेटिव ही काउंट करेंगे, तो और इसका वो मतलब जो, शादी के पॉजिटिव देगा तो पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब जैसे अगर सातवां घर हम बोलते हैं कि शादी के लिए है, तो मतलब जो हाउस हाउस के जो कारक तत्वाज हैं, 1 से 12 जो भाव हैं उनके कारक तत्वाज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हाउस अगर हम। इंपॉर्टेंट है, प्लेनेट इंपॉर्टेंट नहीं, ये पॉइंट है, ये हाउस तो जो इंपॉर्टेंट है। आपने हमें उसमें दिया है उसमें हाउस के जो कारक तत्वाज हैं वो तो काफी लिमिटेड से हैं, तो ये कहीं पे ऐसे मिलेंगे जो डिटेल्ड कारक तत्वाज या सिग्निफिकेटर्स हमें मिल जाए लिखाऊंगा, हाउसेस के? आगे लिखाऊंगा आपको। ओके ओके, डन, बस, थैंक यू। मतलब हम प्लेनेट को नहीं लेते, हाउस को लेते हैं। जैसे वैदिक में क्या होता है, प्लेनेट के कारक वर्ड को लेते हैं। शनि है उसका अपना का, हम शनि के कारक से कोई लेना देना नहीं। वो अच्छा रिजल्ट देगा, वो थ्रू द रिजल्ट देगा हाउसेस, अपने आप में वो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा, ठीक। हाँ नेक्स्ट क्लास मंडे होगी अभी, ठीक है। हाँ जी सौम्य जी बताओ। अरे आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलो। मतलब अब भी आवाज नहीं आ रही। आप थे हो तो अनम्यूट में, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी अनुराधा मैडम आप बताओ। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते। सर हाँ, आपने ये एक टेबल बना रहे थे हम पहले स्टार्टिंग में ही कि प्लेसमेंट, प्लेनेट प्लेसमेंट एंड प्लेनेट राशि प्लेसमेंट और प्लेनेट। तो सर उसमें हमने जैसे दिया था सूर्य का 12th और 11th नंबर दिया था। फिर आपने उसके बाद ग्रह के नक्षत्र स्वामी बता रहे थे, तो आपने जब सूर्य का नंबर लिया तो 5 और 8 लिया, तो वो चेंज। एग्जाम्पल चेंज हो गई होगी, चार्ट चेंज होगा। हाँ, मैं तो इतनी देर से वही कंफ्यूजन में, मैंने तभी आपको ना क्लिक वो करा था कि मैं हैंड रेस इसलिए कि मुझे कंफ्यूजन दूरी। चार्ट चेंज हो गया होगा। ओके ओके, थैंक यू। मैं तो सारी चीज ही रॉन्ग दिमाग में लेके चल रही हूँ। चार्ट चेंज हो गया, हाँ। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी शंभू जी बताइए। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि मान हम्म। लो किसी आदमी का वैदिक पे बहुत अच्छा कंट्रोल है हम्म। और वो केपी पे भी कंट्रोल है,
सीख जाता है वो। तो जो रिजल्ट केपी से आएंगे वही रिजल्ट वैदिक से आएंगे? नहीं, वो नहीं आएंगे, चेंज आएंगे। वैदिक से प्रेडिक्शन कुछ और निकलेगी, आपकी केपी से प्रेडिक्शन कुछ और निकलेगी। नहीं, जैसे सपोज हम किसी का ये चाह रहे हैं, किसी ने हमसे प्रश्न कुंडली में ये पूछा कि इसका विवाह कब होगा, या इस समय तक होगा या नहीं होगा, तो अब बंदे को प्रश्न कुंडली अच्छे से आती है, मतलब वैदिक उसे कंट्रोल है। अब वो ये केपी सीख रहा है, तो जवाब तो, अगर शादी उसकी फरवरी में होगी तो वो केपी से भी आनी चाहिए, वैदिक से भी आनी चाहिए। तो अगर दोनों का कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है कि वैदिक टिपिकल है, बहुत ज्यादा परमुटेशन कम्युनिकेशन है, इस वजह से जल्दी नहीं निकाल सकते, तो केपी से निकल जाता है आसानी से, या समझ पाते हैं, या उस पर हम ज्यादा काम कर लें, तो मतलब क्या आपका व्यू पॉइंट है इस पे? हमारा तो जो व्यू पॉइंट ये है कि हर एक ज्योतिष के मेथड में ना अलग अलग चीजें हैं, सेम चीजें नहीं है। जैसे मान हम्म। लो वैदिक है, वैदिक में मोस्टली लोग दोहरे गोचर से किसी भी इवेंट को निकालते हैं ना। निकालते हैं। बृहस्पति या शनि का दोहरा गोचर शनि का अगर दोहरा निकालते गोचर, हाँ। हैं, उस पर आप लेते हैं। तो केपी में तो हम फिर दोहरा गोचर लगाते ही नहीं है। केपी में तो प्रोसेस अलग है, महादशा, अंतरदशा, फिर उसके ऊपर हम सूर्य का ट्रांजिट लास्ट में जाकर अप्लाई करते हैं। दोनों मेथड अलग अलग है। जैसे हम वैदिक में आप सेवंथ हाउस के लॉर्ड को देखते हैं, पर केपी में तो हम सेवंथ हाउस के सब लॉर्ड को देखते हैं। तो वो मेथड का जो ट्रांसलेशन वर्ड है वो पूरे का पूरा चेंज है। जैसे मान लो वैदिक में सेवंथ हाउस लॉर्ड इन एट्थ हाउस, तो वो खराब हो गया शादी का, पर केपी में हम्म। फिर उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो दोनों मेथड जो का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है। तो जरूरी नहीं है कि दोनों की प्रेडिक्शन एक ही समय पर सेम सर, आए। सर मैं वही चीज पूछना चाह रहा हूँ, अगर सेवेंथ लॉर्ड एट्थ एट्थ में चला गया तो शादी के लिए खराब हो गया, तो इसका मतलब उस बंदे की शादी खराब होगी, वो केपी भी बताएगा किसी ना किसी मतलब रास्ते में? पर वो जरूरी नहीं है ना कि दोनों में हमेशा ऐसी, हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पलें हैं कि जिसमें वैदिक के अच्छा। हिसाब से वो शिक्षा बड़ी अच्छी थी, फिर केपी में वो हम्म। शिक्षा हमें अच्छी नहीं देता। वैदिक के हम्म। हिसाब से शादी का योग था, केपी में योग नहीं है। ऐसी हम्म। मल्टीपल एग्जाम्पल है। जैसे मान लो फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, तो वैदिक में वो शिक्षा के लिए अच्छा लेते हैं, पर केपी में तो हम्म। फिर हम पांच को ले ही नहीं रहे, हम सीधे ही चार पर चले जाते हैं शिक्षा। तो ये जरूरी नहीं है हमेशा कि अगर एक रोंग है तो दूसरा भी रोंग ही आएगा। कई बार मतलब मोस्टली केस में हो भी सकता है, पर कई बार अगर 100 में से एक भी बार आपका उल्टा आ गया तो आप कंफ्यूज स्थिति में चले जाएंगे कि आपको भी यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकालना है। ये दोनों नहीं, में भी अंतर है। नहीं, बात तो सही है सर, लेकिन मेरा कहना है अगर मेरे भाग्य में कोई चीज लिखी है, हम भाग्य की तो पढ़ना है केपी से या वैदिक से, तो फाइनल रिजल्ट तो किसी भी मेथड से पढ़े एक ही आना चाहिए, ऐसा नहीं होता? नहीं होता तो ऐसा ही है कि रिजल्ट तो वही आना है। फिर वैदिक में कुछ कमियां थी तभी केपी सर ने हमें केपी अच्छा, अच्छा। सिस्टम दिया है। एक चीज में कुछ कमी थी तो ही वो मतलब आगे रिसर्च होती है ना। जैसे हम लाल किताब लेते हैं, तो लाल किताब में पंडित जी ने क्या करा कि वो लगन को नहीं लेते, मे काल पुरुष की कुंडली लेते हैं। अब उसमें क्यों लेते हैं, तो उन्होंने भी कुछ कमी देखी हुई तो ली है। तो जो हम्म। वैदिक का सिस्टम उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी या कुछ लगता होगा, जिस वजह से उन्होंने हमें सिस्टम बना कर दिया। दूसरा ना, वैदिक के सिस्टम में ना कुछ कोई साधारण से नियम नहीं है, मैं आपको वैसे बताता हूँ। जब हम करते थे वैदिक, हम तो कितनी सारी चीजें देखते थे। शादी के लिए दोहरा गोचर लगन पर भी देखते थे, नवमास पर भी देखते थे। मल्टीपल टाइम होता था इवेंट, मल्टीपल टाइम नहीं होता था। अब तो लोग अकेला बृहस्पति का ही ले लेते हैं, दोहरे पर तो जाने वाले बहुत कम रह गए। हम तो उसमें वैदिक में एक पैक मेथड होता है, प्लेसमेंट का, एस्पेक्ट का, फिर कंजंक्शन का। तो अगर हमें लगन कुंडली देखनी है तो सेवंथ हाउस, फिर सेवंथ हाउस लॉर्ड और शादी का कारक शुक्र, तीनों को लगन में भी, तीनों को उस डिविजनल में भी, अगर शादी है तो नवमास में भी, अष्टवर्गा षटबल देखना मल्टीपल, आप तो आजकल तो वो लेते ही नहीं है। ये होता है कि तो जानकारी का अभाव भी है सभी को। अब केपी में ही मल्टीपल टीचर पढ़ाते हैं, हर कोई अलग अलग कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ाता है। तो ये है कि जितनी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है वो जानकारी उस हिसाब से लिमिटेड सी हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि सभी मेथड एक ही पॉइंट पर आकर रुकेगा। जैसे वैदिक में आप लगन बनाते हो तो दिन में 12 लगन बनेंगे। अब करने को तो प्रिडिक्शन नुमेरो वाले भी तो कर ही रहे हैं, पर वो हम्म। तो सारे दिन में एक ही हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि वो अपनी जगह राइट है,
तो केपी में तो 2 मिनट में चेंज हो जाता है, हम लगन भी नहीं ले रहे। तो ये होता है कि हर किसी की जानकारी का भी एक अपना अपना लेवल है, हर किसी को सिस्टम को अप्लाई करने का भी एक अपना अपना लेवल है। ये मेजर पॉइंट आ जाता है, मतलब सिस्टम तो ठीक होता है पर अप्लाई करने वाले में मल्टीपल दिक्कतें हो सकती हैं ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं वही है कि ज्ञान की कमी उस तरीके से वैदिक में नहीं हो पाती कि आदमी कंक्लूड कर ले। हाँ, कंक्लूजन के 6-7 स्टेप है। हम्म। जैसे हुई है, कोई व्यक्ति अकेला शुक्र को नीच का देखकर बता रहा है कि शादी खराब होगी। अब अगर कोई थोड़ा सा एडवांस में जाता होगा तो वो सेवंथ हाउस लॉर्ड और शुक्र तीनों देख लेगा। कोई और एडवांस जाएगा तो वो लगन के साथ साथ नवमांश भी ऐड कर लेगा। कोई 1-2 साल काम पुराना कर रहा होगा तो वो इसके साथ महादशा भी ऐड कर लेगा। तो ये तो अपनी हर किसी की प्रैक्टिस है ना, हर किसी मुझे की जानकारी में कमी ज्यादा, वो उस वजह से प्रिडिक्शन में जो है वो चेंज आ रहा है। नॉलेज लेवल हो गया। ठीक है हाँ, गुरु जी, वो ठीक, मतलब थैंक उसमें हर किसी का एक समझने का तरीका सलीका अलग अलग है ना, उस हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं। इसीलिए आप देखोगे तो एक ही चार्ट पर अलग अलग ज्योतिष की अलग अलग प्रिडिक्शन होती है, अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की अपनी अपनी प्रिडिक्शन होती है। ज्योतिष में पता नहीं अब ऐसा क्यों है ऐसा कभी उसका पॉइंट निकल नहीं पाया। हम वैदिक ज्योतिष, मैंने तो दिल्ली से पढ़ी थी। हम जो पढ़ते थे, हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे थे जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से पढ़ते थे। जैसे दिल्ली में 2 प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन, एक भारतीय विद्या भवन है, एक आई आकाश कर है। दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों के रूल अलग अलग है, दोनों में रूल अलग अलग है। कोई व्यक्ति शनि की 7.5 को बहुत मान रहा है, कोई कह रहा है मैं मानता ही नहीं हूँ। हम उसके बाद वैनी माधव गोस्वामी साहब को फॉलो करते थे। उन्होंने तो स्पेशल एक किताब लिखी है, कौन मांगलिक और कौन मांगलिक नहीं। ठीक है। उसके बाद भारतीय विद्या भवन में के आर राव साहब पढ़ाते थे। वो कहते थे कि 28 साल के बाद मांगलिक का रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने भी 80-90 साल काम करा है, दूसरे ने भी करा, तो वैदिक में ये काफी कंफ्यूजन है। तो केपी में ये है कि लिखी केपी सर ने ही है, तो और उसने 6 किताबों में हमें पूरी कर दी है। इतना बेनिफिट है कि आपके पास ए से लेकर जेड तक मटेरियल है, कि आपको यहाँ से शुरू करके यहाँ स्टॉप करना है। वैदिक में कोई ऐसा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है नहीं। ठीक है। हाँ जी, निखिल साहब बताइए। मैं तो ये आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, अब आ अभी रही, हाँ आ रही है, हाँ। सपोज आपने बोला कि जो सूर्य है सो फिफ्थ हाउस में है, उसका स्टार लॉर्ड है थर्ड में, वो शुक्र है। तो वो थर्ड लॉर्ड का पहले रिजल्ट देगा, थर्ड हाउस का पहले थर्ड हाउस का पहले रिजल्ट देगा, बाद में जहाँ पे फिफ्थ का है। था। लेकिन शुक्र साथ में थर्ड का लॉर्ड होने के नाते थर्ड का तो देगा, साथ में सेकंड और सेवंथ का भी देगा। शुक्र की जहां पर राशियां हैं, मतलब हाँ सूर्य अपना जो फल है खुद कहाँ पर, अपनी राशि का फल के पहले हाँ। शुक्र कहाँ और शुक्र की राशि कहाँ पर है उसका देगा। ओके सर, गॉट इट। अपने से ज्यादा अपने नक्षत्र का देगा, जहां नक्षत्र है वो भी, जहां नक्षत्र, तभी हमने नक्षत्र के नंबर पूरे पहले लिख लिए। राइट तो मतलब वो सीरियल को आगे जाएगा। राइट। ये सीरियल ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है हमारे पास केपी में ना, इवेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव घर निकलते हैं। आगे आपको घर कंसेप्ट समझाऊंगा। जैसे छठा घर जो है वो जोग के लिए आप लेते हैं। अब छठे से पीछे वाला 5वां घर होता है तो वो खराब होता है, वो पैसे के लिए। अब अगर किसी के पहले 6 आ रहा है तो वो अच्छा है, किसी के पहले 5 आएगा तो वो खराब हो जाएगा। यही पॉजिटिव नेगेटिव होता है समझने वाला मैथड, मतलब प्लैनेट सिग्निफिकेशन है जो घूम फिर आकर आप समझोगे। ठीक है, वही स्टार। हाँ जी सौम्य जी, करिए बन म्यूट अगर। हाँ सर, सुनाई दे रहा है अभी? अब आ रहा है, बताइए। अच्छा सर, ये जो आप अभी बताया ना, नक्षत्र का जो मतलब प्लैनेट का जो नक्षत्र लड़े उसका सिग्निफिकेशन हम पहले लेंगे, उसके बाद राशि का लेंगे, सो दैट हम लोग उस हिसाब से प्रिडिक्शन कर पाए। तो ये हम तो लिखेंगे नहीं, बट अगर जो एस्ट्रोसर्च ऐप में जो नक्षत्र नाड़ी बोल के जो होता है, वहाँ पे प्लैनेट सब नक्षत्र और सबलॉट बोल के अलग अलग करके नंबर दिया होता है, तो वहां से भी हम लोग क्या देख सकते हैं ना? हम लोग का मैनुअली बनाना सही रहेगा? मैं तो मैनुअली बनाता हूँ, हम तो लेते नहीं एप्लीकेशन से। आपको भी एप्लीकेशन से नहीं लेना चाहिए। आपको क्या ओके। होगा, चीजें कैलकुलेशन तो ही समय लगेगी ना, आप जैसे ही लिखोगे। हम्म। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन है, आप किसी इवेंट के पॉजिटिव नेगेटिव हाउस आपने समझ लिए। अब हम्म। आपको ग्रह का लिखते लिखते स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा ना, ये करेगा। करेक्ट करेक्ट। जैसे आप लिखोगे समझ आए, तो एप्लीकेशन पर हम जितना
डिपेंडेंट कम रहेंगे ना, आपकी उतनी अच्छे से प्रेडिक्शन आएंगी। नहीं तो सारा ओके कुछ एप्लीकेशन दे देगा, फिर आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है। सर, आपने तो कुछ वीडियो शेयर किए थे पहले का रिकॉर्डिंग, उसमें कुछ बीटीआर का भी था। तो सर उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमको मिला है, क्योंकि मैं एक जन का बीटीआर किया था उसका हिसाब से। हाँ, कुछ बट वेटेड एनालिस्ट पे नहीं वीडियो। सर, उसका क्या है ना, वो 25 से 30 ईयर्स एक्सपीरियंस एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर से भी किया था पहले, मुझे बताया नहीं था। बट वो दिया था 11:30 से 12:30 तक, 12 तक टाइमिंग दिया था। 11:51 निकला था मेरा। आज जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर करके दिया था 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस वाला, तीन मेरा 15 मिनट लगा था टाइम, उसका 3 दिन लगा था। 11:51 कुछ सेकंड आया था, और मेरा भी 11:51 आया था। तो बेहतरीन रिजल्ट है उसमें, वो भी मैं देखा हूँ कैलकुलेशन का। तो कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन आ गया है पहले दिन ही आपका यहाँ से। आपको वैसे मैं बीटीआर एंड में समझाऊंगा, पर हमारे यूट्यूब पर एक बीटीआर की वीडियो पड़ी हुई है, पिछली वाली क्लास हमने कराई थी उसकी हमने डाली है। ठीक है। वैदिक में क्या करते हैं, इवेंट को मैच कर कर बीटीआर करते हैं। इवेंट मैच करते हैं हम, केपी में इवेंट मैच नहीं करते, हमारे पास एक रूलिंग प्लैनेट का मेथड होता है, हम उससे करते हैं। ठीक है। क्लियर है। चलो। तो वैदिक में फिर ज्यादा लोग समझने की कोशिश भी नहीं ना करते बीटीआर को, क्योंकि लगन कुंडली काफी देर तक स्थिर रहती है। अगर लगन एंड पॉइंट पर हो या स्टार्टिंग पर हो फिर तो वो करते हैं, पर वैसे वो नहीं करते। अब उसमें भी कई सारे लोग ये कह देते हैं कि लगन एंड पॉइंट पर है तो दोनों ही लगनों का रिजल्ट आ जाता है। ये तो फिर माना नहीं जा सकता कभी भी कि दोनों लगनों का रिजल्ट आ जाए। ठीक है। तो केपी में पर हमें फिर बीटीआर करना ही पड़ता है, क्योंकि आपका कुछ ही समय के अंतर में सब लोड चेंज हो जाता है। तो केपी में तो हम बीटीआर कर कर आगे बढ़ते ही नहीं होते। ठीक है। चलो दो, फिर अब मुझे यहीं जा जाए। ठीक है, 2 दिन आप ऑफ करना। ऑफ इसीलिए है ताकि आप प्लैनेट सिग्निफिकेशन को अच्छे से निकालना। आपको प्लैनेट सिग्निफिकेशन आ जाएंगे, उसके बाद तो बाकी फिर थ्योरी थ्योरी है। बस आपको रूल लिखना है, चार्ट देखने से पहले रूल अपना पढ़ लेना है। प्लैनेट सिग्निफिकेशन आगे लगभग सारे काम आपका हो रहा है। ठीक है। चलो, नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद।